हेलो दोस्तों, आप सभी को ऑल वीडियो हेयर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत व्याकरण के वर्ण प्रकरण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जहां से प्रत्येक वर्ष 2-3 नंबर्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इस अध्याय में हम लोग वर्ण के बारे में पूरे विवरण से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वर्ण क्या है, आखिरकार वर्ण कहते किसको है। तो भाषा की छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं, और इसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि वर्ण जो है यह संस्कृत भाषा की या फिर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसको हम लोग 2 भागों में बांट नहीं सकते। या फिर आप पहले से इसका परिभाषा जानते होंगे कि वर्ण वह मूल ध्वनि है। वर्ण वह मूल ध्वनि है। मूल ध्वनि कहने का मतलब कि हमारी आवाज़ें, हम जो बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उसी को ध्वनि कहते हैं। और उसको अगर हम 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। तो कह रहा है कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर आगे ध्यान देंगे। उस परिभाषा इसमें जाने कि भाषा की वह छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको 2 भागों में हम बांट नहीं सकते, उसे वर्ण कहते हैं। या फिर वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। अब अगर हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, या तो फिर संस्कृत वर्णमाला की बात करते हैं, तो दोनों में वर्णों की संख्या बिल्कुल ही अलग है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या हम लोग 52 पढ़ते हैं, और संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 50 होती है। लेकिन हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत को ही जानेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 50 होती है। स्वर वर्ण की संख्या 13, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और आयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। आयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। तो कह रहा है संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50 होती है, स्वर वर्ण की संख्या 13, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और आयोगवाह वर्ण की संख्या 4 है। स्वर वर्ण अर्थात कहने का मतलब कि अ से लेकर के अ तक को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें दीर्घ री और इसमें एक री को शामिल कर देते हैं, और कुल मिलाकर इसकी संख्या जो है 13 हो जाता है। अब व्यंजन वर्ण की संख्या आपको बताएं कि 33 होता है, यानी क से लेकर के ह तक को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। इसके बाद आयोगवाह वर्ण, तो आयोगवाह वर्ण की संख्या 4 होती है। यानी सबसे पहले इसमें हमारा अनुस्वार आता है, उसके बाद विसर्ग, और एक होता है जिह्वा मूल्य वर्ण। अगर इसको लिखने की बात किया जाए तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं जिह्वा मूल्य को। और एक है उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण, इसको हम लोग बिल्कुल इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे प होता है।
इसको जिह्वामूलीय पढ़ते हैं और इसको उपधमानीय पढ़ते हैं। इस प्रकार से अगर सबको मिला दिया जाए तो संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है। अब हम लोग आगे वर्ण के प्रकार पर ध्यान देते हैं। तो कहता है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है अच वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण को हम लोग अच वर्ण कहते हैं और इसको हिंदी में हम स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण होता है, हालांकि इसको हम लोग संस्कृत में हल वर्ण कहते हैं और इसी को हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। पहला नंबर अचवर्ण, अचवर्ण को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा हलवर्ण, हलवर्ण को हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब दोनों की परिभाषा बात किया जाए तो अचवर्ण कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग अच वर्ण अर्थात स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, उच्चारण कहने का मतलब बोलने में अगर किसी अन्य वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, तो उसे हम लोग अच वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या हम लोगों ने पढ़ा 13 होता है। अर्थात अ के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं और अ से लेकर के अ तक को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा एक दीर्घ री होता है, इसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं और एक री को शामिल करते हैं, इसको स्वर वर्ण कहते हैं। और इन सभी के उच्चारण में हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए इसे अच वर्ण कहते हैं। इसके विपरीत एकदम से उल्टा कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, अर्थात अच वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम लोग हल वर्ण कहते हैं। ने कह रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी बिना स्वर की सहायता से संभव नहीं है। तो हल वर्ण की संख्या हम लोगों ने पढ़ा 33 होता है। क से ह तक को हम लोग हल वर्ण कहते हैं। क से ह तक को हम लोग हल वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। अगर यहाँ पे क का उच्चारण किया जाए तो क में जब हम हलंत लगाते हैं तो व्यंजन जो होता है आधा हो जाता है। तो क में हलंत लगाने पर क आधा हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे अ को जोड़ते हैं तब जाकर के पूरा क बनता है। अर्थात इसमें स्वर की सहायता लिया जा रहा है, अच वर्ण की सहायता लिया जा रहा है, इसीलिए यह जो होगा व्यंजन वर्ण कहलाएगा। तो परिभाषा कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में अच की सहायता लिया जाए अर्थात स्वर की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होता है क से ह तक। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार, तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग अच वर्ण के प्रकार भी कह सकते हैं। तो स्वर वर्ण अर्थात अच वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इस प्रकार से, पहला को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, इसका एक और नाम है, इसे हम एक मात्री स्वर के नाम से भी जानते हैं, एक मात्री स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसे हम द्विमात्री स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तीसरा है प्लुत स्वर, इसको प्लुत नहीं बोलेंगे, इसको प्लुत बोलते हैं, प्लुत स्वर, इसे हम लोग त्रिमात्री स्वर कहते हैं, त्रिमात्री स्वर। तो पहला नंबर ह्रस्व स्वर, इसे एक मात्री स्वर कहते हैं। इसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर, इसे द्विमात्री स्वर कहते हैं।
और तीसरा प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्री स्वर कहते हैं। अगर ह्रस्व स्वर की परिभाषा पे हम आते हैं तो कहता है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में समय बिल्कुल ही कम लगता है, अर्थात ना के बराबर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में समय बिल्कुल कम लगता है, अर्थात ना के बराबर एकदम थोड़ा सा समय लगता है, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर जिस स्वर वर्ण में केवल एक मात्रा हो, या फिर जिस स्वर वर्ण में केवल एक मात्रा हो, उसे हम ह्रस्व स्वर या फिर एक मात्री स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण में केवल एक मात्रा हो, उसे हम ह्रस्व स्वर या फिर एक मात्री स्वर कहते हैं। अब इसकी संख्या अगर पूछा जाए तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होता है। सबसे पहले अ, इसके बाद ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और एक री होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इन सब के उच्चारण में काफ़ी ही कम समय लगते हैं और इन सब में मात्राओं की संख्या केवल 1 है, इसीलिए इसे हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा वर्ण की बात करते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में, अर्थात जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। दूसरे प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक या तो फिर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की संख्या पूछा जाए तो 7 होता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होते हैं। या फिर इसका एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि जिस स्वर वर्ण में 2 मात्रा हो, जिस स्वर वर्ण में मात्राओं की संख्या 2 हो, जिस स्वर वर्ण में 2 मात्रा होते हैं, उसे हम लोग द्विमात्री स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ, अगर आ को 2 भाग में तोड़ लिया जाए तो अ, धन, अ, अर्थात इसमें 2 मात्रा हुए, इसीलिए इसको हम द्विमात्री स्वर कहते हैं। इसके अलावा दीर्घ ई, इसको भी हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, ह्रस्व ई, धन, ह्रस्व ई, इसीलिए इसको द्विमात्री स्वर कहते हैं। इसमें तीसरा आता है दीर्घ ऊ, इसको भी 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ह्रस्व ऊ, धन, ह्रस्व ऊ। इसके अलावा है हमारा ए, इसको तोड़ सकते हैं अ प्लस ई। इसके अलावा है ए, इसको भी तोड़ सकते हैं अ प्लस ए। इसके अलावा ओ, इसको अगर 2 भाग में तोड़ना हो तो अ, धन, उ। और एक अंतिम है औ, इसको हम अ प्लस ओ लिख करके 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो इन सबों में 2 मात्रा है, मात्राओं की संख्या 2 है, इसीलिए कहलाएंगे द्विमात्री स्वर या फिर दीर्घ स्वर। अब इसमें सबसे अंतिम में जो स्वर वर्ण है उसका नाम है प्लुत स्वर। तो कहता है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों से अधिक समय लगता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से अधिक समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से भी ज़्यादा और दीर्घ से भी ज़्यादा, दोनों से अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और कहता है कि इसमें 3 मात्रा होती है, इसीलिए इसे हम त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। और इसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो प्लुत स्वर की संख्या केवल 1 होता है और इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। ओम, इसे हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। इसका प्रयोग मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। यहाँ तक थे हमारे स्वर वर्ण। अब हम लोग सेकंड व्यंजन वर्ण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है हमारा हल वर्ण, इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसका परिभाषा कहता है
कि जिस वर्ण के उच्चारण में, यहाँ पहले बता चुके हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या बताया गया 33 होती है। इसकी संख्या जो होता है वह 33 होता है। अब हम लोग को इसमें जानना है हल वर्ण के प्रकार, हल वर्ण के प्रकार, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। तो हल वर्ण अर्थात स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण के भांति ही हल वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। दूसरे का नाम है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। और तीसरा सबसे अंतिम का नाम है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा का नाम है ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, और उच्चारण के समय जो हमारे मुख में एक भाग होता है जीभ, वह पूरी तरह सक्रिय होता है। तो कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा, जिह्वा को ही हिंदी में जीभ कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के सभी भागों को, मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है, जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के सभी भागों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ होगी, हमारी जो जिह्वा होगी, वह मुख के सभी भागों को पूर्ण रूप से छुएगी, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से म तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से लेकर के म तक। और दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करती है, आंशिक रूप से स्पर्श करती है। आंशिक कहने का मतलब थोड़ा सा, हल्का सा छूती है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो कहता है जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के सभी स्थानों को थोड़ा सा, हल्का सा स्पर्श करती है उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या अगर पूछा जाए तो इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और एक व होता है। तो इन चारों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा होती है मुख के स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करती है, इसीलिए हम इसे अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। अब हमारा अंतिम और तीसरा है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो कहता है कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में या फिर जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी प्राण वायु, ये प्राण वायु का मतलब होता है हमारी श्वासें जब गर्म होकर के बाहर निकलती है, हमारी प्राण वायु गर्म होकर बाहर निकलती है। कहता है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमारी प्राणवायु अर्थात हमारी श्वासें गर्म होकर बाहर निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। सबसे पहला दलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है।
दलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के, हल वर्ण 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 क से म तक, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 दलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आयोगवाह वर्ण। आयोगवाह वर्ण, आयोगवाह वर्ण, आयोगवाह वर्ण। तो इसमें कहता है सबसे पहली बात कि अगर कहीं पे जाना हो और कोई बिना बुलाए अगर वहाँ चला जाता है और जाकर के आराम से बैठ जाए और खाने के लिए मांगे तो वहाँ उसे कोई नहीं पूछता। लेकिन वह व्यक्ति जो होता है वहाँ जाकर कुछ काम करता है तो उसे पूछने वाले लोग चले आते हैं। अर्थात आयोगवाह वर्ण की कहानी भी उसी टाइप से है, यानी यह भी जो है बिना बुलाए मेहमान के भांति है। तो कह रहा है कि आयोगवाह वर्ण का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात आयोगवाह वर्ण का कोई वैल्यू नहीं होता है, आयोगवाह वर्ण का कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन जब स्वर या फिर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जब स्वर या व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जब स्वर या व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो आयोगवाह वर्ण उसके अर्थ को ही बदल देता है, उसके अर्थ को ही बदल देता है। सबसे पहले कि इस वर्ण का कोई महत्व नहीं है, कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब स्वर और व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाता है ना तो उसके अर्थ को बिल्कुल ही बदल के रख देता है। जैसे कि अगर हम क की बात करते हैं तो क के साथ अगर हम आयोगवाह वर्ण जैसे कि अनुस्वार को जोड़ते हैं तो यह कन बन जाता है। अर्थात किसी भी व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ जोड़ दिया जाए तो उसके अर्थ को बदल देता है। और आयोगवाह वर्ण की संख्या पूछता है तो आयोगवाह वर्ण की संख्या 4 होती है। आयोगवाह वर्ण की संख्या 4 होती है। सबसे पहला है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार इसको हम अन भी पढ़ते हैं, इसको हम अन पढ़ते हैं। और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग इसको हम लोग अह पढ़ते हैं। और तीसरा है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य इसको इस प्रकार से लिखते हैं। और चौथा में है उपधमानीय। उपधमानीय और इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संयुक्त वर्ण और उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट 2 वीडियो में सब कुछ आएगा।